Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic Economies of Scale. यानी कि आज के लेक्चर में हम Economies of Scale के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्या मतलब होता है Economies of Scale का? ये एक तरीके का कॉस्ट एडवांटेज होता है किसी भी एंटरप्राइज के लिए जो कोई भी फर्म अपने लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पर ऑब्टेन करती है। होता क्या है इसमें कि जब फर्म लार्ज स्केल पर ऑपरेट कर रही होती है तो जैसे जैसे ये अपने आउटपुट को इंक्रीज करती चली जाती है, जो इसकी कॉस्ट पर यूनिट होती है वो लगातार डिक्रीज होती चली जाती है। तो हम इस कॉस्ट एडवांटेज को इकोनॉमीज ऑफ स्केल के नाम से जानते हैं। In short, we can say that economy of scale is the cost advantage that enterprises obtain due to their scale of operation, with cost per unit of output decreasing with increasing scale. क्योंकि ये जो इकोनॉमी ऑफ स्केल का एडवांटेज है वो केवल उन्हीं फर्म्स को मिलता है जो अपने ऑपरेशंस को लार्ज स्केल पर फॉलो कर रही होती हैं। जिनके ऑपरेशंस लार्ज स्केल पर रन हो रहे होते हैं उन फर्म्स को इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है। इसको हम एक एग्जांपल, एक ग्राफ के हेल्प से इजीली समझ सकते हैं। यहाँ मैंने एक पर्टिकुलर फर्म के एवरेज कॉस्ट कर्व को रिप्रेजेंट किया है और इसके लिए मैंने एक्स एक्सिस पर आउटपुट को और वाई एक्सिस पर एवरेज कॉस्ट पर यूनिट को रिप्रेजेंट किया है और उसके बेसिस पर फर्म के एसी कर्व को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, एसी कर्व में आप जैसे जैसे आउटपुट को इंक्रीज किया जा रहा है, स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, जो एवरेज कॉस्ट है वो लगातार डिक्रीज होती चली जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में, व्हेन द फर्म वाज प्रोड्यूसिंग OQ1 आउटपुट, जब फर्म OQ1 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रही थी तो उस केस में उसकी जो एवरेज कॉस्ट है यानी कि पर यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो किसके बराबर है, Q1M के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू Q1M, या फिर हम इसको कह सकते हैं इक्वल टू OC1, क्योंकि Q1M OC1 के इक्वल होगी। तो जब फर्म OQ1 आउटपुट को प्रोड्यूस कर रही है उसकी जो एवरेज कॉस्ट है दैट इज इक्वल टू Q1M, दैट इज इक्वल टू OC1। अब क्या हुआ, फर्म ने अपने आउटपुट को और इंक्रीज किया और इंक्रीज करने के बाद OQ1 से OQ2 पर पहुंच गई। जब फर्म OQ2 पर पहुंच जाती है तो उस केस में जो उसकी एवरेज कॉस्ट है इट इज इक्वल टू NQ2, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इट इज इक्वल टू NQ2 एंड NQ2 इज इक्वल टू OC2। तो पहले जो फर्म की एवरेज कॉस्ट थी OQ1 लेवल ऑफ आउटपुट पर वो थी OC1, और जब फर्म ने अपना लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज कर दिया, OQ1 से OQ2 कर दिया, तो जो एवरेज कॉस्ट है वो OC1 से कम होकर रह जाती है OC2। फर्म ने अपना लेवल ऑफ आउटपुट और इंक्रीज करा और ये हो गया अब OQ3 पर जो फर्म की एवरेज कॉस्ट है इट इज इक्वल टू द PQ3, और PQ3 ये इक्वल है किसके, OC3 के। तो यहाँ पर जो फर्म की एवरेज कॉस्ट है वो पहले के मुकाबले और कम हो गई। ये फर्म की मिनिमम एवरेज कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि इससे आगे जब आउटपुट को इंक्रीज किया जाएगा तो एवरेज कॉस्ट लगातार इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। इसका रीजन क्या रहता है, इसका रीजन होता है मार्जिनल प्रोडक्ट, क्योंकि डिक्रीजिंग एमपी है तो इंक्रीजिंग एमपी इसका रीजन होता है। क्योंकि जैसे जैसे फर्म क्या करती है, अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी को यूटिलाइज करती चली जाती है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है उसका वो लगातार इंक्रीज होता चला जाता है, और मार्जिनल प्रोडक्ट के इंक्रीज होने की वजह से जो इसकी एवरेज कॉस्ट है वो लगातार कम होती चली जाती है। इसी वजह से फर्म जैसे जैसे अपने लेवल ऑफ आउटपुट को इंक्रीज करती चली जाती है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक इसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो लगातार डिक्रीज होती चली जाती है, और OQ3 वो लेवल ऑफ आउटपुट है जहां पर उसकी एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगी, तो हम इसे बोलते हैं ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। और इस पर्टिकुलर इवेंट को हम नाम देते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल का, क्योंकि जैसे जैसे फर्म अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रही है उसकी जो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है वो लगातार डिक्रीज होती चली जा रही है। सो दिस इज नोन एज द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब बात ये आती है
कि ये कितने टाइप की होती है और किस तरीके से फर्म इसको ऑब्टेन करती है। तो यहाँ हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल के रेफरेंस में इसके दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज द इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड सेकेंड वन इज द एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कम टू द वेरी फर्स्ट वन, इकोनॉमी ऑफ स्केल, एंड दिस इज द इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कब अगर होती है ये? इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैपन व्हेन अ कंपनी कट्स कॉस्ट internally, so they are unique to that particular firm। यानी कि जब कंपनी इंटरनल बेसिस पर कॉस्ट को कट करने में कामयाब हो पाती है तो ये इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहलाती है, और ये हर फर्म के साथ में अलग अलग तरीके से फॉलो किया जाता है। इसी वजह से दिस इज यूनिक टू दैट पर्टिकुलर फर्म। This may be the result of the sheer size of the company or because of decision from the firm's management. Larger companies may be able to achieve internal economies by lowering their cost and raising their production levels because they can buy resources in bulk, have a patent or special technology, or they can access more capital. Actually क्या होता है कि जो large level की organizations होती हैं तो वो अपने large size की वजह से या फिर फर्म के मैनेजमेंट के डिसीजन की वजह से अपनी कॉस्ट को कट करने में कामयाब हो पाती हैं। जो भी लार्जर कंपनीज होती हैं वो इंटरनल इकोनॉमीज को गेन करने के लिए या तो अपनी कॉस्ट को लोअर करती हैं या फिर अपने प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज करती हैं या फिर अपने प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज करते हुए अपनी कॉस्ट को लोअर करती हैं। क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में वो ऑपरेट कर रही हैं तो रिसोर्सेज को ये बल्क क्वांटिटी में परचेज कर सकती हैं, ये पेटेंट टेक्नोलॉजी को फॉलो कर सकती हैं, स्पेशल टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हुए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकती हैं जिससे उसकी कॉस्ट पर यूनिट कम से कमा सकती है, या फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल को अरेंज कर सकती हैं मार्केट से। तो इन सारे पॉइंट्स की वजह से जो लार्जर कंपनीज होती हैं वो इंटरनल इकोनॉमीज को गेन कर पाती हैं। अब ये बात आती है कि कितने टाइप की इंटरनल इकोनॉमीज मार्केट में अवेलेबल होती है, तो इसको मैंने यहाँ पर टोटल 7 वेज में डिफाइन करा है। द फर्स्ट वन इज द टेक्निकल इकोनॉमीज, सेकेंड वन इज द मैनेजरियल इकोनॉमीज, थर्ड वन इज द मार्केटिंग इकोनॉमीज, फोर्थ वन इज द फाइनेंशियल इकोनॉमीज, फिफ्थ वन इज द रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज, सिक्स्थ वन इज द इकोनॉमीज ऑफ वेलफेयर, एंड द लास्ट वन इज द इकोनॉमीज ऑफ रिसर्च। तो इस तरह से ये टोटल 7 इकोनॉमीज होती है जिनको हम इंटरनल इकोनॉमीज में इंक्लूड करते हैं। पहले बात करते हैं टेक्निकल इकोनॉमीज की। टेक्नोलॉजी, जितना आप ओल्ड टेक्नोलॉजी पर वर्कआउट करोगे उतनी ही कॉस्ट आपकी ज़्यादा आएगी क्योंकि उसकी एफिशिएंसी कम होगी, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, और जितना आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को फॉलो करोगे उतना ही आप एफिशिएंट वे में प्रोडक्शन को फॉलो कर सकते हो। यानी कि टेक्निकल इकोनॉमी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिपेंड करती है कि ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल की टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है। अगर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को फोकस करते हुए अपने प्रोडक्शन को रन कर रही है तो उसके बेसिस पर कॉस्ट पर यूनिट को मिनिमम लेवल तक ले जाया जा सकता है। जैसे हम बैंक की बात करते हैं, बैंक में पहले सारे काम मैनुअल होते थे और अब कंप्यूटराइज सिस्टम है, सॉफ्टवेयर्स को फॉलो किया गया है और उसके बेसिस पर बैंक के डिफरेंट वर्क्स को फॉलो किया जाता है, बिजनेस ऑपरेशंस को रन किया जाता है बैंक के। तो उससे जो उनकी एफिशिएंसी है बैंक एम्प्लॉयज़ की, उनकी एफिशिएंसी बढ़ चुकी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ चुकी है उसकी वजह से, और वो अब पहले के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी कम से कम टाइम को फॉलो करते हुए। पहले टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। तो टेक्निकल इकोनॉमीज तब गेन होती है जब आप सुपीरियर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके चलते हो, उसके बेसिस पर कॉस्ट पर यूनिट को मिनिमम लेवल तक ले जाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि जो टेक्नोलॉजी होती है, अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को आपको हायर करना है, उसको आपको परचेज करना है, तो उसके लिए रिसोर्सेज ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। तो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन ही ऐसा कर पाती हैं। जो स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन है वो पुरानी टेक्नोलॉजी पर वर्कआउट कर पाती है क्योंकि उनके पास नई टेक्नोलॉजी को परचेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं। लेकिन जब मैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ तो उसके पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं जिसके बेसिस पर ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट को फॉलो करती है और उसके बेसिस पर अपनी कॉस्ट पर यूनिट के कॉन्सेप्ट को गेन कर पाती हैं। तो हम इसे टेक्निकल इकोनॉमीज में कंसीडर करते हैं। सेकेंड वन, मैनेजरियल इकोनॉमीज। जितना मैनेजमेंट एक्सपर्ट होगा अपने वर्क को कंप्लीट करने में,
उतना ही एफिशिएंट वे में आप डिसीजंस को फॉलो कर पाओगे। डिसीजंस को कम से कम टाइम में, क्विक वे में आपको अगर आगे बढ़ाना है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, वो भी ऑप्टिमम वे में उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपके पास एक्सपर्ट मैनेजमेंट होना जरूरी है। और एक्सपर्ट मैनेजमेंट को हायर करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि इसके प्राइसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एक्सपर्ट मैनेजमेंट को हायर करने में कैपेबल होती है, और इन एक्सपर्ट मैनेजमेंट की सर्विसेज के बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन अपनी डिसीजन मेकिंग को बेस्ट वे में फॉलो कर पाती है, और उसके बेसिस पर क्विक वे में डिसीजंस को फाइनलाइज किया जाता है, जिसके बेसिस पर जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है उसको मिनिमाइज कर लिया जाता है। क्योंकि जब आप मार्केट में अपॉर्चुनिटीज को गेन करते चले जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रॉफिट स्केल है वो लगातार इंक्रीज होता चला जाता है। ये तब पॉसिबल होता है जब आप एक्सपर्ट मैनेजमेंट के साथ में वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो हम इसको बोलते हैं मैनेजरल इकोनॉमीज। क्लियर? नेक्स्ट वन, मार्केटिंग इकोनॉमीज। मार्केटिंग करनी है फर्म को, अपने प्रोडक्ट की सेल करना है प्रोडक्ट को मार्केट में, क्योंकि स्मॉल स्केल की फर्म स्मॉल स्केल पर प्रोडक्ट को सेल करेगी, लेकिन जब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाएगी तो उसके द्वारा लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये लार्ज स्केल पर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल कराएगी, उसको सेल करेगी, उसे अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है, क्योंकि लार्ज स्केल पर ऑपरेट कर रही है तो लार्ज स्केल का प्रमोशन फॉलो करेगी, क्योंकि इसकी ऑडियंस भी लार्ज क्वांटिटी की होगी, छोटी मोटी ऑडियंस को कवर नहीं करेगी ये ऑर्गेनाइजेशन, ये लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन को कवर करेगी और उसके बेसिस पर अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगी। तो जब ये लार्ज स्केल पर मार्केटिंग की एक्टिविटीज को फॉलो करेगी तो उसके बेसिस पर इसको लार्ज स्केल इकोनॉमी का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये ऑप्टिमम वे में अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की पोजीशन में होगी। यानी कि जो इसकी मार्केटिंग कॉस्ट आएगी पर ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट विल बी अप टू द मिनिमम लेवल, क्योंकि ये ऑप्टिमम वे में अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रही होगी। क्लियर? नेक्स्ट, फाइनेंशियल इकोनॉमीज। इन्हें फाइनेंस चाहिए, सफिशिएंट क्वांटिटी में इनके पास सफिशिएंट वे में फंड की अवेलेबिलिटी नहीं है अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए, तो ये फंड को क्या करेंगे? बोरो करेंगे, या तो बोरो करेंगे या फिर डिवेंचर्स को इश्यू करेंगे, सिक्योरिटीज को इश्यू करेंगे, उसके थ्रू फंड का अरेंजमेंट करेंगे, या फिर ये बैंक से लोन लेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेंगे। जहां से भी ये अरेंज करेंगे वहां इनकी कॉस्टिंग क्या रहेगी? कम से कम रहेगी। अगर ये बैंक से भी लोन लेते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इनके द्वारा लोन लिए जाते हैं, तो इन पर इनको कम इंटरेस्ट पे करना होता है ज़्यादा क्वांटिटी में लोन लेने की वजह से, और क्योंकि इनकी रिलायबिलिटी भी ज़्यादा होती है, गुडविल भी इनकी बहुत स्ट्रांग होती है, उसकी वजह से इनको लोन मिलने में बहुत आसानी होती है, और वो भी कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में इनको ये लोन मिल जाता है। तो जो हम कम से कम रेट में लोन की बात कर रहे हैं ये कहलाती है फाइनेंशियल इकोनॉमीज। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके लोन को क्लियर होने में बहुत कम टाइम लगता है, और वो भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में इनको लोन की अवेलेबिलिटी हो जाती है, जिसको फाइनेंशियल इकोनॉमीज में कंसीडर किया जाता है। लेकिन ये एडवांटेज केवल लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर ही अवेलेबल हो पाता है। नेक्स्ट वन इज द रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज। क्योंकि लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है तो ये एक ही प्रोडक्ट पर फोकस नहीं करते हैं, ये वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को मार्केट में अवेलेबल कराते हैं टू देयर डिफरेंट कंज्यूमर्स, और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराने की वजह से जो इनका रिस्क का डाइवर्सिफिकेशन है वो हाईएस्ट लेवल पर होता है, और उसकी वजह से जो इनकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि इनके पास सफिशिएंट क्वांटिटी में रिसोर्सेज हैं और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल करा रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। इसी वजह से इनका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है, और इसी वजह से इनकी जो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, उसका भी कहीं ना कहीं इनको बेनिफिट मिलता है, तो हम इसको काउंट करते हैं रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज में। नेक्स्ट वन इज द इकोनॉमीज ऑफ वेलफेयर। इनके द्वारा जो भी ऑर्गेनाइजेशंस लार्ज लेवल पर ऑपरेट कर रही होती हैं वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझती हैं, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए ये अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह से प्रोड्यूस करती हैं कि जो सोसाइटी के अंदर लोअर सेक्शन पर्सन्स हैं वो भी उनके प्रोडक्ट को एंजॉय कर सके। इस टाइप के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए ये प्रयासरत रहती हैं, और जो सोसाइटी का लोअर सेक्शन है उसके बेनिफिट के लिए भी इनकी तरफ से डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है, और टाइम टू टाइम ये फंड को अवेलेबल भी कराती जाती हैं, जिसकी वजह से इनकी जो इमेज होती है सोसाइटी में वो और स्ट्रांग होती चली जाती है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन जितना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है वो उतने ही बेस्ट इमेज के साथ में वर्कआउट कर पाती है, और उतना ही उसको अपनी इस सोशल इमेज का बेनिफिट मिलता है। तो हम इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ वेलफेयर। एंड द लास्ट वन इज द इकोनॉमीज ऑफ रिसर्च। इकोनॉमी ऑफ रिसर्च,
लार्ज स्केल पर ऑपरेट कर रही है, उसे मार्केट में नई नई संभावनाएं तलाशनी है, नई नई अपॉर्चुनिटीज को सर्च करना है, नई नई टेक्नोलॉजीज को सर्च करना है, या कम्युनिकेशन प्रोसेस को इंप्रूव करना है, या और भी बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जिनको उसे इंप्रूव करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके लिए वो रिसर्च में पैसे अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करने की पोजीशन में होती है, क्योंकि रिसोर्सेज अवेलेबल है इसके पास, और इन रिसोर्सेज के बेसिस पर ये डिफरेंट टाइप की रिसर्च फैसिलिटीज को अरेंज करती है, और खुद के बेसिस पर ही इन रिसर्च में इन्वेस्टमेंट करते हुए मार्केट से डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को लगातार सर्च करती चली जाती है, और उसके बेसिस पर अपने डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस को लगातार इंप्रूव करती है इस तरीके से जिससे कि उसकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी लगातार इंक्रीज होती चली जाए, और उसको लगातार कम से कम कॉस्ट में अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हो पाए। तो हम इसको नाम देते हैं इकोनॉमीज ऑफ रिसर्च का। तो इस तरीके से जो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस मार्केट में अवेलेबल होती हैं वो इन इंटरनल इकोनॉमीज को फॉलो करते हुए अपनी कॉस्ट को मिनिमम लेवल तक ले जा सकती हैं। ओके, थैंक यू।